एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सबके प्यारे से YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा पर कुछ प्रॉब्लम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक की तैयारी हो जाए। तो हमें चूंकि रोटेशनल स्पेक्ट्रा के प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि सबसे पहले आप उस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करके ही ये वीडियो देखें, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स अच्छे से समझ में आए। अगर नहीं तो फिर भी चलिए सर आप ही करा दीजिए, है ना। तो मैं करा देता हूं आपको थोड़ी सी क्विक रिवीजन, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स वापस रिवाइंड हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमने क्या देखा था। हमने ये देखा था कि एक मॉलिक्यूल है, खासकर डायटोमिक मॉलिक्यूल, उसके अंदर क्या होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट, और उस मॉलिक्यूल को रोटेट कराया जा सकता है, जिसके रोटेशनल मोशन जो होगा वो होगा डिस्क्रीट। ये पाया गया कि इसके रोटेशनल मोशन जो होगा उसकी एनर्जी को क्या हो जाएगी, डिस्क्रीट हो जाएगी। एनर्जी का जो आपका रेंज आया था वो क्या आया था मिड इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड से लेकर माइक्रोवेव तक। इन सारी चीजों को लिखते हुए चलते हैं कि आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, डायटोमिक पॉलीएटॉमिक भी होता है, पर पॉलीएटॉमिक बहुत थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स केस हो जाता है, इसलिए हम उसे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते। हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल पे ही डिस्कशन करते हैं। पॉलीएटॉमिक और स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, है ना। पर क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं, यहीं से बनते भी हैं। इसमें मेनली गेट से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, गेट में आते हैं। नेट और जेस्ट टीआईएफआर में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, पर उनकी संख्या कम होती है। उसमें एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के दूसरे पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो जरूर हम लोग उसको भी कवर करेंगे। गेट और जेस्ट के लिए ये जो आपका चैप्टर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखा था कि डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। दूसरा, आपका मॉलिक्यूल का जो एब्जॉर्प्शन या एमिशन आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो आपकी पड़ेगी फार इंफ्रारेड, ठीक है, लिख लेते हैं फार इंफ्रारेड या माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव में ये दो चीज हमें देखनी है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, फार इंफ्रारेड या माइक्रोवेव में पड़ेगी लाइट। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम इसका फॉर्मुलेशन करते हैं एनर्जी के लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या आया था कि एंगुलर मोमेंटम जो इसका होगा वो होगा आपका क्वांटाइज्ड, है ना, और उसको हमने लिखा था अंडर रूट जे प्लस वन एच कट, एंगुलर मोमेंटम है। इसकी एनर्जी कैसे आई थी, एनर्जी इसकी आई थी ई जे, यानी कि किसी जेथ लेवल के करस्पॉन्डिंग इसकी एनर्जी, जो कि यहाँ पे जे क्या हो सकता है, जे हो सकता है 0 1 2 एक्सेट्रा। ईजे क्या आई थी, आएगी आपकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या फिर L इज इक्वल टू आई ओमेगा भी होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फिर इस फॉर्मूले का यूज करके आया था हाफ L स्क्वायर अपॉन आई, ठीक है, L स्क्वायर अपॉन 2i, और फिर इसको यूज करके जे प्लस वन एच कट को यूज करके आया था एच कट स्क्वायर अपॉन 2i जे प्लस वन। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले कहां से आए हैं, कैसे आ रहे हैं, इन सारी चीजों का डिटेल देखना है तो आप जाइए YouTube पर सर्च कीजिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा लेक्चर 1 रोटेशनल स्पेक्ट्रा, आपको ये सारे वीडियो, इसके करस्पॉन्डिंग वीडियो मिल जाएगा, ठीक। देखिए ईजे की वैल्यू ये थी। उसके बाद हमने क्या देखा था कि एच कट को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ईजे आपका आ जाता है एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस वन, थोड़ा सुंदर लिखते हैं जे प्लस वन, ठीक है। अगली चीज हमने क्या देखी थी कि यहाँ आई क्या है, आई असल में है क्या, आई है आपका रिड्यूस्ड मास, जिसे हमने कैसे दिया था, हमने दिया था m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद हमने देखा था कि एनर्जी के टर्म में तो ये एक्सप्रेशन है, करस्पॉन्डिंग वेव नंबर के टर्म में क्या एक्सप्रेशन होगा, तो वेव नंबर को हमने
स्मॉल ई इंटू जे से लिखा था, जो कैपिटल ई जे अपॉन एच सी के फॉर्म में होगा, जो आ जाएगा आज आपका h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे जे प्लस 1, या फिर इसी को ये पूरे क्वांटिटी को जो कि कांस्टेंट है इसे हम लिख दें बी जे जे प्लस 1, यानी कि जेथ लेवल के करस्पॉन्डिंग जो आपकी टर्म वैल्यू होगी, टर्म वैल्यू या फिर आपका टर्म वैल्यू या फिर इसको वेव नंबर, ये दोनों चीजें कहते हैं। दोनों का जो एक्सप्रेशन होता है वो ईजे अपॉन एच सी के फॉर्म में ही आएगा, तो वो आ जाएगा बी इंटू जे जे प्लस 1। फिर हम देखते हैं कि लेवल्स आपके कैसे बनेंगे, तो आपको याद दिला देते हैं कि इसमें क्या होता है। लेवल पहले 0, जे इज इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग 0, जे इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग 2b, उसके बाद आपका 2 के करस्पॉन्डिंग 6b, उसके बाद 3 के करस्पॉन्डिंग 12b, उसके बाद 20b, और इस तरह से लेवल्स बनते हैं। सिलेक्शन रूल इसमें क्या होता है, सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा j इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। एक और चीज आपको बताई थी कि ये जो स्पेक्ट्रा होता है ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, ये एमिशन स्पेक्ट्रा नहीं होता है। यहां पर क्या होता है कि मॉलिक्यूल रोटेट करता है कब, जब आप लाइट इंसिडेंट कराते हैं प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की, यानी फार इंफ्रारेड या माइक्रोवेव की के रेंज की आप लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो वो अपना एक प्रॉपर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो रोटेट करेगा, है ना। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ये देखा जाता है। अब देखिए ये है आपका सिलेक्शन रूल, इसके अनुसार आप कहा जा सकते हैं 0 से 1 पे, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, और आपकी लाइंस जो मिलती हैं उनकी पोजीशन ऐसे आ जाती है। आप लाइंस की पोजीशनिंग देखिएगा तो आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा एप्सिलॉन, यानी कि मान लीजिए अगर आप 0 से 1 ट्रांजिशन के लिए क्या वेव नंबर आएगा इस लाइन के करस्पॉन्डिंग वो निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 0, यानी कि j इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग क्या वेव नंबर है माइनस j इज इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग क्या वेव नंबर है, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपकी ये वैल्यू आएगी 2b, और ये हर एक केस में आती है। जब आप 2 माइनस 1 कीजिएगा तो भी ये 2b, तो ये 4b आएगी, है ना, 4b आएगी, ठीक है, और 3 माइनस 2 कीजिएगा तो ये 6b आएगी, यानी कि ये जो है आपकी 2b 4b 6b इस तरह से आएगी। और इनके बीच का जो सेपरेशन है, यानी कि ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट है, 4b माइनस 2b यानी 2b, 6b माइनस 2b यानी 2b, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा अनक्लियर हो गया होगा, पर ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है, ये कोई क्लास तो है नहीं, है ना। तो आप इसको नोट्स में से देख लीजिएगा कि क्या चीजें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इतनी आपकी कहानी है। अगर आपको ये सारी कहानी अच्छे से वापस समझ में आ गई है, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट पहली बार में ही क्लियर था, तब आप आगे बढ़ सकते हैं इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए। अगर आपको यहाँ पर कहीं पे भी डाउट है तो आप जरूर या तो वीडियो देख लीजिए और या फिर आप नोट्स का सहारा लीजिए और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। चलिए इसके बाद मैं इसे मिटाता हूं, फिर आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगर आप इसको शॉर्ट नोट के फॉर्म में नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कि द सेपरेशन, इसमें 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट हैं। उसके लिए डेटा आपको सिर्फ इतना ही दिया है। कहा है कि द सेपरेशन ऑफ लाइंस इन द माइक्रोवेव रेड स्पेक्ट्रम ऑफ HCl इज 20.68 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या चीज है, कैसे आपको पता चला कि ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन है। जब एग्जाम में आएगा तो अलग से आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा, प्रॉब्लम ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रा करके तो नहीं देगा, है ना। तो यहां पर कैसे आपको पता चल रहा है, देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। सेपरेशन ऑफ द लाइंस इन माइक्रोवेव रेड स्पेक्ट्रम, देखिए ये आया पॉइंट माइक्रोवेव रेड स्पेक्ट्रम। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम कहां मिलता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, इसलिए ये पॉइंट्स आपको याद रखने जरूरी थे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है HCl, यानी कि ये एक आपका परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखने वाला मॉलिक्यूल है।
उसके बीच सेपरेशन कितनी है 20.68 सेंटीमीटर इनवर्स एंड रिड्यूस्ड मास HCl का कितना दिया हुआ है 1.62 into 10 to power minus 27 किलोग्राम। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो सेपरेशन होती है इसका सॉल्यूशन दिया क्या हुआ है, दिया ये हुआ है कि आपका जो लाइंस के बीच का सेपरेशन है वो है 20.68 सेंटीमीटर इनवर्स। अब लाइंस कौन सी, कैसी लाइंस, जब आपने स्पेक्ट्रम बनाया तो वहां पर आपको लाइंस मिली हर एक ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग। इसका पोजीशन 2b 4b 6b 8b इस तरीके से इसका पोजीशन था और इनके बीच की सेपरेशन क्या थी, इनके बीच की सेपरेशन हमेशा 2b रही है। इनके बीच की सेपरेशन हमेशा 2b रही है। अगर इनके बीच की सेपरेशन 2b है यानी कि आपको दिया है 2b इज इक्वल्स टू 20.68 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए यानी कि यहां से आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा आपको रिड्यूस्ड मास दिया है म्यू दिया हुआ है 1.62 into 10 to power minus 27 किलोग्राम। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला पूछा है J is equals to 14 से J is equals to 15 का ट्रांजिशन हो रहा है तो किस वेव नंबर के करस्पॉन्डिंग ये ट्रांजिशन होगा। J is equals to 14 से 15 के बीच का आपको ट्रांजिशन देखना है, किस वेव नंबर के करस्पॉन्डिंग ये होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होगा। आप जानते हैं कि एक ट्रांजिशन जब होता है तो वेव नंबर कैसे हम लोग निकालते हैं, हम वेव नंबर निकालते हैं डेल्टा एप्सिलॉन जे जो होता है वो आता है 2b into j plus 1। ठीक है, 2b into j plus 1। अब यहां पर आपको क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, जहां j क्या है ये 14 है। ठीक है, j क्या है आपका ये 14 है, j से j plus 1 वैल्यू में जा रहे हैं तो j आपका क्या है लोअर वैल्यू है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि j plus 1th लेवल आपको यहां पर ले आकर रखना होगा। 2b की वैल्यू आपको कंप्लीट दी हुई है तो ये क्या हो जाएगा 20.68 सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स में ही हमको चाहिए और j plus 1 की वैल्यू हो जाएगी 14 plus 1। ठीक है, आप इसको कैसे समझ सकते हैं, अगर आप इसको j plus 1th लेवल लें तो भी यहाँ पे 15 ही आएगा, अगर इसको आप jth लेवल का कंसीडर करें तो भी यहाँ 15 ही आएगा। अंडरस्टैंडिंग की बात है। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया 15 into 20.68 सेंटीमीटर इनवर्स। सॉल्व कीजिए कितना आएगा 15 into 20.68 यानी कि 310.2 इतना आ रहा है 310.2 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कौन सा ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम क्या कह रहा है। बोल रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज। सवाल ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I is equals to म्यू r स्क्वायर। लेकिन r नहीं है, r नहीं है, r तो कहीं दिया नहीं है, तब कैसे निकलेगा, r नहीं दिया है लेकिन b दिया हुआ है। आप जानते हैं b का एक्सप्रेशन क्या होता है, b का एक्सप्रेशन होता है h अपॉन 8 पाई स्क्वायर i c। यहां से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I इज इक्वल्स टू h अपॉन 8 पाई स्क्वायर c इंटू b। सारी वैल्यूज ले आकर रखेंगे लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये वैल्यू किसकी है 2b की है, ये वैल्यू किसकी है 2b की है, तो आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ b रखेंगे। और ये सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स को आपको मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि आंसर आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक, तो आइए हम लोग इसको पुट करके रखते हैं, देखिए क्या होगा। I is equals to h की वैल्यू 6.626 into 10 to power minus 34 अपॉन 8 into 3.14 का होल स्क्वायर into 3 into 10 to power 8 c की वैल्यू और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2b की वैल्यू है तो b की वैल्यू दिस अपॉन 2, तो अपॉन 2 को हम क्या करते हैं ऊपर करते हैं, यानी आ जाएगा ये 20.68 अपॉन 2
अब देखिए सेंटीमीटर इनवर्स है, इसको मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर इनवर्स मतलब ऊपर ये सेंटीमीटर इनवर्स है, अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लिखें तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखिएगा न्यूमरेटर में जाएगा तो आ जाएगा इंटू 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आप क्या लिखेंगे, इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो अब ये चीज आपकी बदल गई है मीटर में, स्टैंडर्ड सारे के सारे एसआई यूनिट में आ गए हैं। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 4। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 4। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए। चलिए अगली चीज क्या पूछी है, अगला पूछा है द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज, यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपको R पूछा है ना, तीसरा आपका इसमें है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस R पूछा है। यहां पर आप लगाएंगे I = म्यू R स्क्वायर, यहां से R क्या आ जाएगा, यहां से R आपका आ जाएगा √I/μ। देखिए I की वैल्यू हमें पता है, ये है 2.7 √2.7 इंटू 10⁻⁻47 अपॉन आपका रिड्यूस्ड मास पहले से दे रखा है 1.62 इंटू 10⁻27। देखिए 47 माइनस 27 आपका -20 आ रहा है, ठीक है, और आप कर लीजिए 2.7 डिवाइडेड बाय 1.62 और इस आंसर का रूट यानी कि 1.290 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये मीटर में आ जाएगा, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं 1.3 एंगस्ट्रॉम। आंसर कौन सा आपका सही हो गया, सी। ओके, तो इस तरीके से आपने बी, म्यू और आई इन सबको यूज करके एक ही क्वेश्चन के अंदर लगभग सारे एस्पेक्ट्स देख लिए कि बी के साथ आप क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए, तो बाकी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ गए हैं, देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू बोथ मॉलिक्यूल एग्जिबिट रोटेशनल स्पेक्ट्रम। ये जो पेयर दिए हुए हैं इनमें से दोनों मॉलिक्यूल, कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें दोनों मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा रखते हैं, एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा कौन रख सकता है, वही मॉलिक्यूल्स रखते हैं जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है परमानेंट डाइपोल मोमेंट किनके बीच है। ठीक है, तो आप देखिए पहला दिया है CCl4, क्या CCl4 में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, जवाब है सर नहीं होता। ठीक है, ऐसा इसलिए क्यों नहीं होता मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहां पर चार्जेस का जो है C है, Cl है, Cl है, Cl है, Cl है, स्पेस में ये सारे Cl जो है क्लोरीन, ये नेगेटिवली चार्ज लिए हुए हैं और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, तो इसके पास एक नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। नेट डाइपोल मोमेंट कैसे देखा जाएगा, देखिए फिजिक्स में हमारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं, है ना, पर यहाँ केमिस्ट्री में पॉजिटिव टू नेगेटिव लेकर भी हम लोग काम करते हैं। तो देखिए एक डाइपोल मोमेंट इसका अब अपवर्ड हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। आप इस Cl के लिए लेंगे तो ये इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि कार्बन बीच में रहेगा और क्लोरीन इसके चारों ओर इस तरीके से फैले रहेंगे कि कार्बन और क्लोरीन के बीच जो नेट डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का आएगा वो आ जाएगा 0। एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या आ जाएगा 0। तो CCl4 क्या होता है, इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक, इसका मतलब आपका न ये ऑप्शन सही है, न ही ये ऑप्शन सही है और न ही ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इन तीनों में CCl4 दिया हुआ है। बचा क्या, HCN और HF। आप जानते भी हैं कि HCN और HF क्या होगा, HF में H+ और F- और HCN में H+ और Cn-। इस तरीके का आपका डाइपोल मोमेंट होगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी ऑप्शन सही। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, रीजन लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये अगला क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ है। क्वेश्चन है द फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ 12C16O is at 3.842 centimeter inverse while that of 13C16O is at 3.673 centimeter inverse. The ratio of their moment of inertia is, कह रहा है कि आपका पहला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है 12C16O के लिए, यानी कि एक आइसोटोप है कार्बन का 12वां, मतलब जो C12 होता है वो आइसोटोप है। फिर इसके लिए आपका पोजीशन दिया है फर्स्ट एब्जॉर्प्शन लाइन के करस्पॉन्डिंग। फिर बोल रहा है कि जो C13O16 वाला जो आइसोटोप है, कार्बन के 13 वाला जो आइसोटोप है, उससे जो मॉलिक्यूल बना है उसके लिए 3.673 सेंटीमीटर इनवर्स आपका फर्स्ट एब्जॉर्प्शन लाइन का पोजीशन है। तो इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो क्या हो। एक बार इसको ट्राई करें, कम से कम 5 मिनट इस क्वेश्चन को दें, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखें, दे लीजिए, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन पे चर्चा करते हैं। ट्राई कर लिया, चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जरूर से ट्राई कीजिए, जब मैं बोलूं कि आपको ट्राई करना है जरूर ट्राई कीजिए, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट इन क्वेश्चंस को दीजिए, तभी आपका एक रेजिस्टेंस जो है वो खत्म होगा। ठीक है, काम करने का जो सवाल लगाने का रेजिस्टेंस होता है वो खत्म होगा। चलिए, द फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ 12C16O। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है आपका J = 0 से J = 1 के करस्पॉन्डिंग पहला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका वेव नंबर मिला है आपको 3.842 सेंटीमीटर इनवर्स मिला है। आप जानते हैं 0 से 1 के करस्पॉन्डिंग वेव नंबर का क्या मिलता है? 2b मिलता है। 1 से 2 के करस्पॉन्डिंग 6b मिलता है ना? नहीं, 4b मिलता है। ठीक है, 2 से 3 के करस्पॉन्डिंग 6b, फिर 8b, इस तरीके से आपको मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो 2b है, पोजीशन है, ये 2b इस मॉलिक्यूल के लिए क्या दिया हुआ है? फॉर 12C16O के लिए 2b क्या है? 2b दिया हुआ है आपका 3.842 सेंटीमीटर इनवर्स। और इसी तरीके से आपका दिया है 13C16O के लिए 2b', ये क्या दिया हुआ है? 3.673 सेंटीमीटर इनवर्स। पूछा क्या है? रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो देखिए रेशियो इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैसे आप निकलेगा। मान लीजिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप I1 मान लेते हैं, इसका I2 मान लेते हैं, तो आपको I2/I1 निकालना है। ठीक है, I2/I1 या I1/I2 आप फॉर्मूले से देखकर इसके जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देखकर आपको पता करना होगा, क्योंकि यहां पर क्लियरली लिखा नहीं है कि क्या रेशियो निकालना है। ठीक, तो देखिए आप जानते हैं B क्या होता है? B होता है आपका H/8π²IC। यहां से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि B प्रोपोर्शनल होता है 1/I के। ठीक है, ये कंक्लूजन निकला। तो आप क्या लिख सकते हैं? ये कंक्लूजन निकला। ठीक, तो इस कंक्लूजन से हम क्या करते हैं? B प्रोपोर्शनल होता है 1/I के, यानी कि B1/B2 तो क्या लिख सकते हैं? I2/I1। क्लियर है? B1/B2 को आप क्या लिख सकते हैं? I2/I1। ठीक है, I2/I1 ही आपको निकालना है, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिखते हैं I2/I1 = B1/B2। कहां से आ रहा है समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक है, अब B1/B2 की जगह हम 2B1/2B2 भी कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 3.842/3.673। ठीक है, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। 3.842 डिवाइडेड बाय 3.673 और ऑप्शन आ गया आपका 1.046। 1.046 ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका
एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा हुआ है, देखिए नेट में भी पूछा है और कई एंट्रेंस एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका गेट में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका गेट 2008 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन काफी भारी भरकम है पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्वेश्चन पूछा क्या है कि 3 consecutive absorption lines at 64.275 सेंटीमीटर इनवर्स, 77.130 सेंटीमीटर इनवर्स, एक ये दिया है, एक ये दिया है, एंड 89.985 सेंटीमीटर इनवर्स। 3 consecutive लाइंस हैं आपकी, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी। इनकी पोजीशन आपको सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखी है। अगला बोल रहा है कि फॉर ए लीनियर डायटोमिक रिजिड रोटेटर, यानी रिजिड रोटेटर का ही ये प्रॉब्लम है, ये बता रहा है। देन आईए एंड आईबी आर, आईए और आईबी क्या होंगे? क्या है आईए? आईए यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सिस, यानी कि बॉन्ड जो आपका है, ये आपका बॉन्ड है, इस एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालिए तो उसे आईए बोला गया है। फिर बोला गया है आईए क्या है, आईबी क्या है? आईबी है विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये है आपका आईए। इसके अलोंग अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास है आपका, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो वो आपका आईबी है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये मास है, ये मास है और ये इसकी एक्सिस है। कोई मास है यहां पर m, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे डिस्टेंस अगर r है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी mr²। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन है बड़ा पर क्वेश्चन आसान है। ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिएगा फिर देखिएगा। देखिए ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये कोई मास है, तो मास और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। यहां क्या है, मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही है। देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसी पर मास है। ठीक है, तो इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई? 0 हो गई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो IA आएगा वो तो 0 ही आएगा। बात क्लियर हो गई? अगर IA 0 आएगा तो आपका बोथ इक्वल ये वाला और बोथ इक्वल ये वाला कैंसिल हो गया, दोनों इक्वल नहीं होंगे। पहला तो 0 आ रहा है, IA 0 आ रहा है। ठीक है, अब IB क्या होगा? h का स्क्वायर अपॉन 12855 या h का स्क्वायर अपॉन 6427, यही हमको देखना है। ठीक है, तो IA 0 हो गया, आपको एक बात क्लियर हो गई होगी। IB कैसे निकलेगा? IB ही हम निकालते हैं, असल में हम IB के बारे में ही बात करते हैं। तो पहले की पोजीशन क्या है? पहले की पोजीशन है 64.275, दूसरे की पोजीशन क्या है? 77.130 और तीसरे की पोजीशन क्या है? 89.950। ठीक है, सारे सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है। ठीक, और आपका आंसर भी सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक, यानी आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? दो लाइंस के बीच की सेपरेशन। आप जानते हैं दो लाइंस के बीच की सेपरेशन क्या होती है? ये होती है 2b। किसी भी दो लाइन के बीच की कॉन्जिक्यूटिव लाइंस है ना, कॉन्जिक्यूटिव 1 2 3 4 5 इस तरह का, तो ये भी 2b होगी। आप किन्हीं भी दो को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, किन्हीं भी दो को लेकर सब्ट्रैक्शन कीजिएगा, तो 77.130 माइनस 64.275 इक्वल्स टू 12.855। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो आ रहा है वो आ रहा है 12.855 और इसका भी सब्ट्रैक्शन 12.855 ही आएगा। देखिए 9 - 7 2 आएगा, 8 - 7 1 आएगा। ठीक है, तो लगभग ये भी उतना ही आएगा। तो 2b कितना हो गया आपका? 12.855 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो लग रहा है कि ये सही होगा, पर फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका ऑप्शन h का स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, और पोजीशन बोला हुआ है, ये क्या है? पोजीशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक, तो आप कैसे निकालिएगा? आप जानते हैं कि क्या होता है एप्सिलॉन EJ जो होता है, EJ की वजह से आपका जो वैल्यू आता है, नहीं पहले B ही देखते हैं।
बी क्या होता है, बी होता है आपका h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, पर ये तो h कट स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, h कट की वैल्यू क्या होती है, h कट होती है h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, h से ऊपर और h से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका b क्या आ जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 8 में 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर, या इसको लिख दें 2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू c आएगा ही और h भी रहेगा और i आपका किनारे, ठीक। तो ये देखिए h अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं h कट स्क्वायर अपॉन 2 h c इंटू i। आपको निकालना क्या है, i निकालना है, यही i क्या है आपका, i भी है, ठीक है, यही i क्या है आपका, i भी है। तो i भी क्या आ जाएगा, i भी आ जाएगा h कट स्क्वायर अपॉन 2bhc, ठीक है। आप जानते हैं 2b की वैल्यू क्या है, 2b की वैल्यू है 12.855, तो ये आ जाएगी h कट स्क्वायर अपॉन 12.855 hc ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं किया गया है जो आपको नहीं पढ़ाया गया हो, ठीक। हर क्वेश्चन इसी तरीके का लगेगा। हम कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन हमारे सामने हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, द स्पेसिंग बिटवीन द रोटेशनल लाइंस ऑफ HF इज 40 सेंटीमीटर इनवर्स, द करस्पॉन्डिंग स्पेसिंग बिटवीन DF इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। D क्या है, यह ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम आप जानते हैं 1H2 होता है ना, और ट्राइटियम 1H3 होता है। H क्या दिया है, ये आपका प्रोटियम है या हाइड्रोजन, ठीक है, 1H1 वाला, ओके। तो ये पूछ रहा है कि अगर HF आपने लिया था तो जो आपके लाइंस थे उनके बीच की स्पेसिंग 40 सेंटीमीटर इनवर्स थी, तो अगर आप DF ले लीजिएगा तो वो स्पेसिंग कितनी हो जाएगी। ये क्या है, आइसोटोप इफेक्ट पे क्वेश्चन है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है, आप भी वीडियो पॉज कीजिए, आराम से 5 मिनट सोचिए, आपसे हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, पर आपको ट्राई करना चाहिए, एक बार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, ठीक। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए द स्पेसिंग बिटवीन रोटेशनल लाइन ऑफ HF इज 40 सेंटीमीटर इनवर्स। आप जानते हैं कि दो लाइंस के बीच की स्पेसिंग कितनी होती है, 2b, तो याद भी हो गया होगा, है ना। तो दो लाइंस के बीच की स्पेसिंग कितनी है, 2b, तो 2b कितना है, 40 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब बोल रहा है कि करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिंग है वो DF के लिए कितनी होगी, ठीक है, DF के लिए कितनी होगी, तो मान लेते हैं DF के लिए जो स्पेसिंग है वो B डैश है, ठीक। तो 2b अगर 40 है तो b कितनी हो जाएगी, b आपकी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर इनवर्स। मान लीजिए DF के लिए वो स्पेसिंग क्या है, b डैश है, तो आप जानते हैं कि b किसके प्रोपोर्शनल होता है, b होता क्या है, b होता है आपका h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, ठीक। तो अगर आप इसको B1 कर लें, B1, ठीक, तो आ जाएगा देखिए B1 इज इक्वल्स टू I1, और इस तरह से B2 क्या हो जाएगा, B2 यानी DF के लिए क्या हो जाएगा, H अपॉन 8 पाई स्क्वायर I2C, ठीक है। तो आपको I1 और I2 अगर पता हो तो आप B2 निकाल सकते हैं, यानी स्पेसिंग बिटवीन DF, ठीक है, DF मॉलिक्यूल होगा तो क्या आपका स्पेसिंग आएगा दो लाइंस के बीच में, ठीक है। तो हम निकाल दें यहां से B2 अपॉन B1, ये बिल्कुल आ जाएगा B2 अपॉन B1 आ जाएगा आपका I1 अपॉन I2, ठीक, या B2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ B2 क्या आ जाएगा, I1 अपॉन I2 इंटू B1, ठीक है। I क्या होता है, आपका होता है μ1 R1 स्क्वायर अपॉन μ2 R2 स्क्वायर इंटू B1, लेकिन यहाँ पे R1 R2 दिया नहीं है, ठीक। हम कंसीडर करते हैं कि R1 R2 जो है वो लगभग बराबर हो, ठीक, क्योंकि स्पेसिंग जो होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, हम आपको क्या बता रहे हैं, स्पेसिंग जो है वो डिपेंड करती है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, ठीक है। तो चूंकि हाइड्रोजन आप ले लें चाहे आप ड्यूटेरियम ले लें, दोनों के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, इसलिए उनके बीच की स्पेसिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है।
तो साइज में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, न्यूक्लियस की साइज चेंज होगी। आपका इलेक्ट्रॉन तो पहले ही ऑर्बिट में मूव करता रहेगा। पहले में क्या होगा, 1p और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये हाइड्रोजन है। और यहाँ क्या होगा, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। और ये क्या हो रहा है, ये आपका न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूमे तो ये ड्यूटेरियम हो जाएगा। ठीक है, तो साइज में भी आपके फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूक्लियस की साइज चेंज होगी, इसकी साइज नहीं चेंज होगी। ठीक है, अब देखिए, तो यानी कि म्यू1 r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर बराबर है, यानी कि v2 अब क्या आ गया, v2 आ गया म्यू1 अपॉन म्यू2 इंटू v1। ठीक है, तो आगे अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी मेंशन न किया हो तो आप समझ लीजिए कि v2 अपॉन v1 हमेशा म्यू1 अपॉन म्यू2 ही आएगा। ठीक है, अब म्यू1 क्या होगा, म्यू1 देखिए क्या होगा, v2 इज इक्वल्स टू म्यू1 आपका क्या होगा, म्यू1 होगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है 1H और फ्लोरीन 18F। ठीक है, और ड्यूटेरियम क्या होगा 2D, यानी कि 2 होता है इसका मास, और 18F। ठीक है, तो ये देखिए क्या आएगा, इसमें एक प्रोटॉन है, 18 प्रोटॉन है इसमें, मतलब 18 है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के। ठीक है, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास लगभग बराबर होता है। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन mp, म्यू1 क्या निकालना है, म्यू1 एक प्रोटॉन क्या होता है, म्यू1 पहले आपको याद दिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं म्यू क्या होता है, म्यू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा m1 इंटू m2, m1 क्या है 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 18 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 18 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, म्यू2 क्या आ जाएगा, इसी तरीके से म्यू2 क्या आ जाएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 18 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये देखिए ये चीज आ जाएगा, आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आप गौर से देखिए क्या आएगा 1 इंटू 18 इंटू एमपी स्क्वायर प्लस 19 एमपी। ठीक है, इसको सॉल्व करके एक बार आप देखिएगा तो क्या आएगा, आपको बता देते हैं, ये आएगा आपका 18 एमपी अपॉन 19। सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से म्यू2 क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगा आपका 2 इंटू 18। ठीक है, तो 2 इंटू 18 अपॉन 20, यहां पे एमपी इंटू v1। ठीक है, ये देखिए एमपी से एमपी कैंसिल हो जाएगा, 18 से एक 18 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपके पास क्या आएगा, ये v2 मैं मिटा देता हूं, ये चीज मिटा देता हूं। ठीक है, ये मिटा देता हूं, फाइनली आपका v2 क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल्स टू 19 नीचे 20 ऊपर, यानी 20 अपॉन 19। एमपी से एमपी कैंसिल हो गया है, ये 2 बच गया है। ठीक है, 2 बच गया है, 2 इंटू 19, और b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है इंटू 20। तो इसको आप कीजिएगा तो आएगा 20 400 200 अपॉन 90 10.5। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 10.52 के आसपास। ठीक है, b2 की वैल्यू आ रही है 10.52, लेकिन स्पेसिंग आपको पूछा है कि करस्पॉन्डिंग स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस, है ना, तो कितनी आ जाएगी स्पेसिंग, कितनी होगी, स्पेसिंग होगी आपकी 2b की, है ना, तो कितना हो जाएगा 20 पॉइंट, मतलब लगभग 21। ठीक है, लगभग 21 सेंटीमीटर इनवर्स। आपका बोला था अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर होगा, तो ये 20 30, ये दिया है 60 और ये 7.5, तो आंसर आपका हो गया लगभग 20 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, यहां पर जो मैंने चेंजेस किए हुए हैं उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। यहां पर क्यों मैंने r को हटाया है इस रीजन को ध्यान में रखिएगा। आपसे ये क्वेश्चन 1 मिनट 2 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि आपको कैलकुलेटर तो मिलता ही है, बाकी अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो आप ये क्यों कर रहे हैं, ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप डायरेक्ट कर लेंगे और आपसे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार सॉल्व कीजिए इसको। तो अब हम बचे हुए हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ, और ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। वैसे तो आप होम पर ही हैं, है ना, आप कभी ऑफिस जा ही नहीं रहे इस समय फिलहाल, तो
ये आपका होमवर्क है, आप जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैं आपको हिंट जरूर दे देता हूं। द पॉपुलेशन ऑफ jth रोटेशनल लेवल, आप जानते हैं nj अपॉन n नॉट क्या होता है, nj अपॉन n नॉट आपको बताया हुआ है, ठीक है, वही लिखा हुआ है। और बोल रहा है कि वेयर n नॉट इज ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन, द j वैल्यू फॉर मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो nj है वो मैक्सिमम कब होगी, उसके करस्पॉन्डिंग j वैल्यू क्या होगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस एक्सप्रेशन को j के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो कर देना है, ठीक है। यानी कि जब मैक्सिमा या मिनिमा होता है तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यही चीज आपको यहाँ अप्लाई करनी है। अगर आपने अच्छे से डिफरेंशिएट कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आपसे ये कहना है कि आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का वीडियो जल्द से जल्द अपलोड होगा। उसके साथ ही साथ एटॉमिक की जो सीरीज चल रही है उसे भी देखते चलिए, क्योंकि उसमें भी इसी तरह से मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा जो कि आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए।